Hello, this is Tamanna and the topic I am going to discuss is center of mass. So topic क्या है हमारा center of mass. अब सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इस टॉपिक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, राइट. सो अगर हम अपने डेली लाइफ का एग्जांपल लें और कुछ मोशंस को स्टडी करें. अब जो मोशन है मैं एग्जांपल के लिए ले सकती हूँ. सबसे पहले मैं एक मोशन लेती हूँ, किसका, मोशन ऑफ ए बॉल. सो इस केस में मैं सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर करती हूँ. दिस इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो इस सिस्टम में अगर मैं एक बॉल के मोशन को कंसिडर करूँ, बॉल को मैं इस तरीके से ट्रीट कर सकती हूँ. अब मान लो मैंने इसको ऊपर की डायरेक्शन में बाउंस किया. सो इस बॉल का जो अपवर्ड मोशन होगा वो एक तो ये वाला मोशन होगा, साथ में इस तरीके से मोशन होगा. यानी कि एक रोटेशनल मोशन भी आ रहा है साथ में और एक ट्रांसलेशनल मोशन भी आ रहा है. अब मेरे को इस बॉल का मोशन स्टडी करना है तो मैं क्या करूँ, मतलब अगर मैं अपना एक लॉजिक से दिमाग लगाऊं तो मैं ऐसे कर सकती हूँ. जैसे ये बॉल है, पहले इस पॉइंट को ये देख लेती हूँ कि ये चलते हुए कैसे कैसे जाएगी. मान लो ये वाला पाथ है और इसका खुद में एक ऐसे पाथ होगा. फिर मैंने ये दूसरा पॉइंट कंसिडर किया, लाइक ये भी सेम तरीके से अपने एक अलग पाथ को फॉलो करते हुए अगली डायरेक्शन में जाएगा ना. मीन्स जो डायरेक्शन है मोशन की उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करेगा. ठीक है. इसी तरीके से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा. सो मेरे लिए डिफ़िकल्टी क्या आएगी कि मैं इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो स्टडी नहीं कर सकती, क्योंकि एक पार्टिकल को तो मैं स्टडी कर भी लूँ कैसे भी, लेकिन इतने सारे पार्टिकल्स को थोड़ा ही ना ऑब्जर्व कर सकते हैं. बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. एटॉमिक लेवल पे जाके देखेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाती है पार्टिकल्स की. ठीक है. सो जो मेरा ये लॉजिक है कि एक पार्टिकल को स्टडी कर लेती हूँ, वो लॉजिक तो मेरा काम का नहीं रहा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेडियस वर्क हो गया इस केस में. सो यहाँ पर मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए. अगर मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचती हूँ तो वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है. जैसे जैसे हमने मोशन को ऑब्जर्व किया ना, तो हमें वो सॉल्यूशन किस फॉर्म में मिला, वो सॉल्यूशन ही हमें सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में मिला था. ओके. सो जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रोल प्ले कर रहा है एक्चुअल में. अब जैसे मैंने ये बॉल का मोशन कंसिडर किया, XY प्लेन था, मीन्स एक 2D सिस्टम कंसिडर किया था ना, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सो सेंटर ऑफ मास के कंसिडर करने से मेरे को क्या बेनिफिट हुआ. जैसे ये बॉल है, इस बॉल के मोशन को मैं एक डिफरेंट पार्टिकल्स को स्टडी करने की बजाय मैंने उसका एक पॉइंट कंसिडर कर लिया. और उस पॉइंट का बेनिफिट क्या हुआ, मतलब किस तरीके से मैंने कंसिडर किया, जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है. मीन्स ऑल मास इज कंसंट्रेटेड. ठीक है. मतलब सेंटर ऑफ मास मैं किसी भी बॉडी का तभी बोलूँगी जिस पॉइंट पर पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है जो मैंने ये स्टेटमेंट बोली है, सो इस पे भी बात करेंगे. बट उससे पहले इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास के आने से हमें बेनिफिट क्या हुआ. अब सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही हुआ कि मेरे को अलग अलग पार्टिकल्स को स्टडी नहीं करना पड़ता. मैं सिर्फ एक पॉइंट को कंसिडर कर लेती हूँ उस बॉडी के, और उसी पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व कर लेती हूँ, और वही पॉइंट पूरी बॉडी के, मीन्स ये जो पूरी बॉडी है उसको डिफाइन करता है. मीन्स अगर ये बॉडी है तो इसका ये वाला पॉइंट ही इसके मोशन को डिफाइन करेगा. ये एक्चुअल सिग्निफिकेंस है सेंटर ऑफ मास का. ठीक है. अब मैं अपनी इस स्टेटमेंट पे बात करती हूँ कि ऑल मास इज़ कंसंट्रेटेड. अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं पेन लेती हूँ, लाइक इन दिस वीडियो, जैसे ये पेन है. अब जो पेन है अगर मैं इसको यहाँ बीच से कहीं पर बैलेंस कर लूँ, सो बैलेंस करने से क्या होगा, मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर इसका बैलेंसिंग पॉइंट होगा
वो पॉइंट ही होगा जहाँ पर इस पेन का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब जैसे मैं दोनों हाथों से इस पेन को कंसंट्रेट करूँ, मीन्स बैलेंस करने की कोशिश करूँ, लाइक दैट, सी, मीन्स दोनों साइड से अगर मैं फिंगर्स को स्लाइड करते हुए एक पॉइंट पर लेके आ रही हूँ, ठीक है, सो ये उसी पॉइंट पर जाके रुक रहा है जहाँ पर बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। मीन्स एक ये जो पॉइंट है इस पेन का, ये एक बैलेंसिंग पॉइंट है। आप किसी भी बॉडी का कर सकते हो जो इस तरीके से लीनियर बॉडी है, एक लंबी जैसे स्टिक लाइक बॉडी होती है, कोई भी कर सकते हो। दोनों साइड से अगर आप अपने हैंड्स को, फिंगर्स को स्लाइड करते हुए लेके जाते हो तो वो फिंगर्स वहीं रुकती हैं जहाँ पर सारा मास उस बॉडी का कंसंट्रेटेड है। मीन्स वो पॉइंट जो कि उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ये मतलब है इस वाली स्टेटमेंट का। अब जैसे जो पेन ही कंसिडर किया है, इस फॉर्म में होता है पेन। अब मैंने करके तो आपको दिखा दिया हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब एक सिंपल सी फॉर्म है जहाँ पर किसी बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट होता है, हम उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब देखो हम दोबारा इस पॉइंट पे आते हैं कि मोशन को कैसे स्टडी कर रहे हैं, हमें डिफ़िकल्टी क्या आ रही थी। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखें, पेन का ही देखो। जैसे पेन को आप फेंकते हो एक जगह से, पेन कैसे जाएगा, इस तरीके से रोटेट करेगा ना, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए जाएगा। लाइक स्टार्टिंग में ये वाली पोजीशन थी, फिर जैसे मान लो ये हो गया, इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अब जो इसका ये वाला पॉइंट था और ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, यहाँ से पकड़ के हमने इस तरीके से उसको मोशन में लाए हैं, उसको मतलब उसको फेंका है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी अलग अलग बिहेव कर रहा है, यहाँ पहले यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, देन यहाँ पर। अब वही डिफ़िकल्टी आ रही है ना कि सभी पार्टिकल्स को हम स्टडी कैसे करें अलग अलग से। सो जो एक पॉइंट है जिसको हमने सेंटर ऑफ मास बोला है, अब मान लो मैंने ऐसे ही फिंगर्स को स्लाइड करते हुए इसका वो पॉइंट फाइंड कर लिया और वो पॉइंट मेरे को यहाँ कहीं मिला, ये वाला पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सो इसी पॉइंट को दोबारा से ऑब्ज़र्व किया। सो इस पॉइंट का मोशन क्या होगा, ये था, ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा। सो अब इन पॉइंट्स को मैच करके देखो एक बार, लाइक दैट। मतलब कि जैसे हमारे बॉल के केस में आया था ना पाथ, जो पॉइंट पार्टिकल लाइक अगर बहुत छोटी बॉल है उसका मोशन इसी तरीके से आया था। ठीक है, तो ऐसे ही पाथ हमें इस केस में भी मिल गया ना जब हमने सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया। सो यही बेनिफिट है सेंटर ऑफ मास का। अब जैसे हमने इसमें सेंटर ऑफ मास को कंसिडर किया तो इसने सिंपलेस्ट पाथ फॉलो कर लिया। अब अदर पॉइंट्स को कंसिडर करने पे तो कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इसमें कुछ ऐसे, मतलब अगर मैं सभी पॉइंट्स के पाथ को ज्वाइन कर दूं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बन जाएगी। लेकिन जब मैंने सेंटर ऑफ मास को कंसिडर किया तो मुझे एक सिंपल पाथ भी मिल गया और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ा। सो ये है मेन सिग्निफिकेंस सेंटर ऑफ मास का। ओके, सो अब देखो सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। अब हमने दो बॉडीज़ का भी मोशन देख लिया कि कैसे ये वर्क करता है। अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास भी पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ते हैं। अब जो मेन डिफरेंस है, क्योंकि इसमें भी एक तरीके से बैलेंस करता है ना ये हमारे जो बॉडीज़ हैं उनको, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा, ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी। अब इस स्टेटमेंट को भी मैं प्रूव करूँगी कि कैसे, बट अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूँ, ये इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं प्रूव कैसे करूँ। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास की तो हमने अभी बात की थी, दो बॉडीज़ ले चुके हैं, एक बॉल और एक पेन।
दोनों का मास यहाँ कहीं अंदर था, मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इनसाइड द बॉडी है दोनों ही केसेस में। बट अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूँ, अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं कौन सा एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, लाइक रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ का जो मोशन है अपने सोलर सिस्टम में, वो किसी इस पॉइंट के अराउंड ही करेगी ना। अर्थ का ये मोशन है और ये कहीं इसका सेंटर पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगी, है तो एक तरीके से बैलेंसिंग पॉइंट ही, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इस पॉइंट के अराउंड कर रही है ना अर्थ रोटेशन, मीन्स सॉरी रिवॉल्व करेगी, नॉट रोटेशन नहीं बोलेंगे हम, ये रिवॉल्व करेगी इस पॉइंट के अलाउंग। सो ये पॉइंट हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो मेन पॉइंट है वो मैं क्या समझाना चाहती थी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी, ठीक है। और इस केस में क्या हो गया, जो अर्थ का मोशन है वो अर्थ से बाहर लाई कर रहा है, सॉरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ से, मीन्स जो हमारी बॉडी है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो उससे बाहर लाई कर रहा है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल।